ऐसे ही का तमाम ये संबोधिमाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। हाजिर है मनी सेंट्रल। मैं हूं शुभम शंकर और स्टूडियो में जटिल खबरों को समझाने के लिए जुड़ गए हैं अंशुमान जी। आज मनी सेंट्रल में क्या क्या खास है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आज आप मनी सेंट्रल में सबसे पहले देखेंगे एक स्पेशल रिपोर्ट जो बताएगी कि उपभोक्ताओं का भरोसा क्यों डगमगाया हुआ है। फिर बात करेंगे कच्चे तेल के ग्लोबल बाजार की, वहां कुछ बहुत दिलचस्प घट रहा है। इसके बाद चर्चा होगी गोल्ड की, चीन की उल्टी चाल की और बजट से छोटी छोटी उम्मीदों की। जाते जाते आप मिलेंगे विक्रम बेताल से और सुनेंगे बेताल 25 की नई कथा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम। जीडीपी, आईआईपी, कोर सेक्टर, हर महीने अर्थव्यवस्था के बहुत से आंकड़े आते हैं और आप इनको सुनते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था की नब्ज पर उंगलियां रखता है आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। आप उन भाग्यशाली लोगों में हो सकते हैं जिन्हें कोविड की किसी लहर ने अब तक अपनी चपेट में नहीं लिया। ये भी हो सकता है कि कोरोना ने आपकी आय और रोजगार को भी प्रभावित न किया हो। लेकिन एक बात तय है, महामारी के बीते 2 वर्षों में आपकी खर्च खपत की आदतें जरूर बदल गई होंगी। दवा इलाज जैसा जरूरी खर्च छोड़ दीजिए तो गैर जरूरी खर्च या कहिए लग्जरी खर्चों पर मुट्ठी आपने भी भींची होगी, क्योंकि खर्च करने का ना तो माहौल था, ना ही मन, ना मिजाज। हमारा आपका ये बदला हुआ मिजाज ही रिजर्व बैंक से लेकर कंपनियों की सबसे बड़ी मुसीबत है। यकीन मानिए, उन्हें बजट की उतनी फिक्र नहीं जितनी इस बात की कि भारत में उपभोक्ताओं का भरोसा कब वापस लौटेगा। हमारे आपके भरोसे की पैमाइश है रिजर्व बैंक का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। लोग भविष्य में आय के प्रति आशान्वित हों और खर्च करने के लिए तैयार तो इंडेक्स ऊपर, वहीं अगर खर्च से कतराएं तो इंडेक्स नीचे। ये इंडेक्स कोविड की दूसरी लहर में अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 48.5 पर पहुंच गया था। फिलहाल 62.3 के स्तर पर है, लेकिन कोविड से पहले जैसी स्थिति अभी भी नहीं है। कोविड की आमद से करीब 1 साल पहले ये इंडेक्स 100 के ऊपर था, यानी तब लोग ठीक ठाक खर्च कर रहे थे। मौजूदा हालात में लोग पहले की तरह खर्च करने में संकोच कर रहे हैं, यानी बटुए में पैसा हो भी तो भरोसा डगमगाया हुआ है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में हालत ज्यादा खराब है। भविष्य के खर्च को लेकर आम लोगों का संकोच और आशंकाएं भारत जैसे देशों के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जीडीपी में 60% हिस्सा लोगों के खर्च का ही है। लोग खर्च नहीं करेंगे तो कंपनियां निवेश क्या खाक करेंगी और फिर आर्थिक विकास का पहिया रफ्तार नहीं पकड़ेगा। तेज ग्रोथ की वापसी के लिए नए रोजगार, आय में बढ़ोतरी और आशावादी भविष्य जरूरी है, क्योंकि पहले जैसा खर्च का माहौल तभी बनेगा। ध्यान रखिए, भारी भरकम बजट भी इस मर्ज का इलाज नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि सरकार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, बाजार का विकल्प नहीं हो सकती। यानी आपने ये समझा कि हम और आप ठीक ठाक खरीदारी नहीं कर रहे हैं। खरीदारी कैसे करें? पैसा है भी तो मन वैसा नहीं है, माहौल वैसा नहीं है, मिजाज वैसा नहीं है। सर, बाल्टी भर इकोनॉमी के आंकड़े आते हैं हर महीने, महंगाई, पीएमआई, आईआईपी, कोर इंडेक्स। ये कितना कीमती आंकड़ा है अगर हम समझें, इस आंकड़े पर विशेष ध्यान क्यों होना चाहिए? शुभम, ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है और मुझे लगता है कि हमारी चर्चाओं में कभी भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स या उपभोक्ताओं का मिजाज क्या है ये नहीं आता। और इसलिए मनी सेंट्रल में हमने कोशिश की आपको बताने की कि जो कंज्यूमर पल्स ऑफ द नेशन है, उपभोक्ताओं का जो पल्स है, उसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों रिजर्व बैंक इतनी मेहनत करता है, 13 शहरों में 5000 उपभोक्ताओं से बात करता है, लगातार हर तिमाही ये जानने की कोशिश करता है कि आपकी कमाई कितनी बढ़ी, आपका रोजगार कितना बढ़ा, आप कितना
खर्च करना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को लेकर कितने डरे या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका दुनिया की दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पर सब कुछ, पूरी अर्थव्यवस्था के चलने का दारोमदार सरकारों के बजट पर नहीं होता, जिन्हें हम तालियां बजाकर लंबे समय तक और लंबे भाषणों में सुनते हैं, बल्कि इस पर होता है कि लोग अपने भविष्य के प्रति कितने आशान्वित हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। और वो इंडेक्स जब तक नहीं उभरता तब तक भारत की कोई भी बड़ी कंपनी ना तो नया निवेश करने को तैयार होती है और ना रिजर्व बैंक इस बात के प्रति आश्वस्त हो पाता है कि क्या अर्थव्यवस्था में आने वाली तिमाही, आने वाली छमाही बेहतर होने वाली है। बिल्कुल, आपने कंपनी की बात की कि वो भी चिंता में होती हैं। कल देश की एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी एचयूएल के नतीजे आए सर। नतीजे ठीक ठाक, आप कह सकते हैं कि मुनाफा बढ़ा, आय बढ़ी, लेकिन चिंता थी उसमें। चिंता थी, उनके एमडी का बयान आया कंपनी के, उन्होंने कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि रूरल इकोनॉमी पे फोकस करें। ये चिंता कितनी जायज़ है अगर हम इस कंज्यूमर इंडेक्स की रोशनी में देखें तो? शुभम, ये भी एक दूसरा पल्स है और आमतौर पर हम सरकार के द्वारा जो बनाए गए आंकड़े होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और जो सेकेंडरी डेटा होता है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है। और एचयूएल जो कि देश की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी है, दरअसल एक तरीके से वो भारत के उपभोक्ता बाजार की और ग्रामीण उपभोक्ता बाजार की नब्ज होती है। एचयूएल के आंकड़े को जब हमने खोलकर भीतर से समझने की कोशिश की तो हमें पता चला कि जो चेयरमैन संजीव मेहता का बयान है वो कितना महत्व रखता है। एचयूएल के या किसी भी उपभोक्ता कंपनी के आंकड़े को समझने के लिए, उसके नतीजों को समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम मात्रा में उसकी बढ़ोतरी देखें, यानी वॉल्यूम में उनके उत्पादों की ग्रोथ देखें, न कि वैल्यू में। और ये पता चला इन आंकड़ों से कि पिछले साल जो 4% की ग्रोथ रेट थी एचयूएल के सामानों की मांग और बिक्री में, वो घट के 2% रह गई। यानी जो सस्ते सामान जो बहुत बड़े पैमाने पर बाजार में बिकते थे उनकी मांग ही नहीं थी, यानी वॉल्यूम और मात्रा में उनमें गिरावट आई। और इस गिरावट की दो बड़ी वजह थी। सिर्फ यही वजह नहीं थी कि लोगों की आय घटी, बल्कि पिछले साल लगातार महंगाई बढ़ने के कारण ग्रामीण इलाकों में साबुन की, मंजन की, तेल की, सस्ते उपभोक्ता उत्पादों की खपत में गिरावट आई है। और इससे ऊपर तो रहा कि इस बार इस गिरावट के बाद एचयूएल को लागत बढ़ने के कारण अपने उत्पादों की कीमत 20% बढ़ानी पड़ी। यानी एक तो मांग नहीं, कमाई टूटी हुई और महंगाई बढ़ी हुई। एचयूएल के नतीजों से हमेशा विशेषज्ञ या उपभोक्ता भारत के ग्रामीण बाजार में मांग की परिस्थिति का आकलन करते हैं। मनी सेंट्रल के दर्शकों को शुभम याद होगा कि कल हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बात की थी और एक सीमांत किसान की उम्मीदों के बारे में बात की थी। वहां हमने जिक्र किया था कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही वो अंतिम आधार स्तंभ है जिस पर पिछले 2 सालों में मंदी से उबरने का दारोमदार था। एचयूएल के चेयरमैन संजीव मेहता ने साफ कहा है कि अब ये आखिरी जो मोर्चा था ये भी लड़खड़ाकर डूब रहा है। और ये ठीक बात उस समय आई है जब बजट हमारे सामने खड़ा है। हम देखेंगे कि बजट में सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मांग लाने के लिए क्या करती है, क्योंकि इस पर रोजगारों का, कंपनियों के निवेश का और उपभोक्ताओं के कॉन्फिडेंस का, उपभोक्ताओं के भरोसे का सबका दारोमदार है। बिल्कुल, यानी कि अगर मांग नहीं है और महंगाई बढ़ जाए तो ये स्थिति वैसी है कि किसी व्यक्ति को रेस में दौड़ना है और उसके पैर में चोट भी लगी हुई है। चलिए अब खबरों पर चर्चा शुरू करते हैं और पहली खबर जो है वो है कच्चे तेल के बाजार से। पेट्रोल डीजल की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत आमतौर पर ओपेक संगठन के दायरे में आने वाले देशों से ज्यादा तेल आयात करता था, लेकिन अब भारत ओपेक देशों से आयात घटाकर अमेरिका और कनाडा से तेल का आयात बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, अंशुमान जी से समझते हैं। सर, ओपेक देश जाने ही इसलिए जाते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर तेल कहीं उत्पादन होता है और सप्लाई करते हैं तो यही देश करते हैं। फिर भारत क्यों वहाँ से अपना जो आयात है वो घटा रहा है? शुभम, कूटनीतिक तौर से भी भारतीय ऑयल इकोनॉमी की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से भी और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ी घटना है और ये बहुत बड़ा नंबर है जो हमारे हाथ में आया है, जिसे सरकार की तरफ से भी और बाकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जारी किया है कि ओपेक देश जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल है, भारत अपना लगभग 70 से 80% तेल इन्हीं ओपेक देशों से आयात करता है। इनका ही तेल एक ब्लेंडेड बेंचमार्क है जिसको हम ब्रेंट क्रूड कहते हैं, वो भारत में तेल की कीमतों का आधार है। पिछले साल भारत सरकार ने ओपेक देशों से कहा था कि वे अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करें और कीमतों को काबू में रखें। ऐसा नहीं हुआ। ओपेक देशों के बीच में विवाद हुआ, सऊदी अरब ने उसके कारण ओपेक देशों की एकजुटता को तोड़ा, एशिया के लिए एक नए तरीके की और सस्ती रेट जाहिर की। लेकिन उस दौरान भारत सरकार ने अपनी तेल कंपनियों से ये कहा था कि वे मध्य पूर्व के बाजार के से अलग
तेल सप्लायर्स को ढूंढने की कोशिश करें, अन्य देशों से तेल खरीदने की कोशिश करें। और इसलिए अमेरिका, कनाडा, गुयाना और दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका की छोटी छोटी जो तेल उत्पादक देश हैं, वहाँ से भारत का आयात तेजी से बढ़ा है। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत की ओपेक पर निर्भरता पिछले साल लगभग 4% घटी थी, यानी 69 से करीब 64% आ गई थी। हालांकि उसकी एक बड़ी वजह शुभम ये भी थी कि पिछले साल कच्चे तेल की डिमांड भी गिरी थी भारत में, भारत का इंपोर्ट भी गिरा था क्योंकि लॉकडाउन था, तेल की खपत नहीं थी। लेकिन इसका फायदा उठाकर सरकारी तेल कंपनियों ने, खासतौर से जो गवर्नमेंट की ऑयल कंपनियां हैं, उन्होंने नए बाजारों की तरफ देखना शुरू किया और धीमे धीमे भारत ने अन्य बाजारों से तेल आयात करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर एक बुनियादी सवाल हमारे जहन में आता है जो आमतौर पर लोग पूछना चाहते हैं कि क्या बाकी जगह से आने वाला तेल भारत में रिफाइनिंग की लागत को या तेल की कीमतों को कम करने में मदद कर रहा है? तो ऐसा अभी नहीं है फिलहाल। बिल्कुल। मैं यही अगला सवाल सर पूछना चाहता था। उससे पहले दर्शकों को एक आंकड़ा बता दूं कि 2008 में भारत करीब अपनी ज़रूरत का 87% तेल ओपेक देशों से लेता था, जो हिस्सेदारी अब घटकर 70% पर आ गई है, यानी कि ये ठीक ठाक। हमने सर ओपेक देशों से तेल नहीं लिया, हम दूसरे बाजारों में गए। सीधी सी बात है, सस्ता मिला होगा, अच्छा मिला होगा, तभी गए होंगे। कच्चा तेल अगर सस्ता आ रहा है या आ सकता है, उसके बाद भी ये पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं होती? ये जो दसों दिशाओं से आने वाली महंगाई है कच्चे तेल के सहारे, चाहे वो आयात की महंगाई हो, चाहे वो आपके बाय प्रोडक्ट की महंगाई हो, ये फिर कम क्यों नहीं होती? सस्ता मिल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें दो बेंचमार्क पर काम करती हैं। अगर हम कनाडा और अमेरिका से आने वाले तेल को देखें तो वो WTI से बेंचमार्क्ड होता है, और अगर हम मध्य पूर्व के देशों से आने वाले तेल को देखें जो ब्लेंडेड ब्रेंट क्रूड का ब्लेंड है, वो ब्रेंट से बेंचमार्क होता है। भारत ने दो और बड़े बदलाव किए। पिछले साल तो भारत की मध्य पूर्व पर निर्भरता काफ़ी घट गई थी, 64% के आसपास आ गई थी, क्योंकि पिछले साल आयात घटा था। इस बार वो 70% के आसपास है, लेकिन लगभग एक दशक के न्यूनतम स्तर पर है मध्य पूर्व से भारत के तेल की आयात की निर्भरता। इराक पर प्रतिबंधों के कारण भी भारत को इराक से आने वाला तेल मिलने में समस्या आई, तो इसने भारत ने नए बाजारों की तरफ रूस से भी तेल का आयात करना शुरू किया। पर अभी हमें सरकार ने यह नहीं बताया शुभम कि इन जो अलग अलग बाजारों से तेल खरीदा जा रहा है वो तेल कितना सस्ता है, उससे भारत की रिफाइनिंग कंपनियों की लागत पे कितनी कमी आई है, और अगर वो कमी आई है तो क्या रिफाइनिंग कंपनियां उसे उपभोक्ताओं से बांट रही हैं कि नहीं। लेकिन एक सूत्र हमारे पास है, वो सूत्र ये है कि अगर भारत की निजी रिफाइनरीज को, जैसे रिलायंस को, के नेट रिफाइनिंग मार्जिन को देखें और सरकारी रिफाइनरीज जैसे इंडियन ऑयल या HPCL के रिफाइनिंग मार्जिन को देखें, तो हमें दिखाई देगा कि बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलायंस जैसी रिफाइनरी कंपनियां अपने कच्चे तेल की लागत को कम करने में सक्षम रही हैं, जबकि सरकारी कंपनियों की कच्चे तेल की लागत अभी भी ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो कच्चे तेल की खरीद है, जो उसकी हेजिंग है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतरते चढ़ते भावों के बीच खरीदारी का तरीका है, उसमें प्राइवेट कंपनियां काफ़ी तेजी से अपनी लागत बचा रही हैं। पर हम उपभोक्ताओं के लिए इस सारी गणित का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर हम मध्य पूर्व से नहीं बाकी बाजारों से तेल खरीद रहे हैं तो क्या वो हमें सस्ता मिल रहा है, और अगर वो सस्ता मिल रहा है तो फिर हमें पेट्रोल डीजल भी सस्ता मिलना चाहिए। बिल्कुल। आंकड़े अगर बहुत खुल के सामने आपके नहीं भी रखे जाएंगे, आपको नहीं भी बताया जाएगा, तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मनी सेंट्रल अब सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज आएगा, ऐसे ही आपको नए नए आंकड़े बताने के लिए और समझाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो जुड़ी है गोल्ड से। गोल्ड की कीमतों को लेकर कुछ नए अनुमान बाजार में तैर रहे हैं। उम्मीद है कि सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $2000 के करीब पहुंच जाएगा, $2000 प्रति औंस। भारत के बाजार में अगर आप इस तेजी को ट्रांसलेट करेंगे तो कीमतें सोने की करीब 52,000 रुपए प्रति तोला हो सकती हैं, बशर्ते रुपए की कीमत में कोई बड़ा उलटफेर ना हो। सर, सोने की चमक बढ़ने के आखिर कारण क्या है? क्यों अचानक लोगों को लगने लगा कि सोने में ये जो सुस्ती थी, अब ये छट रहे हैं इसके बादल, और अब सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है? शुभम, पिछला साल सोने के लिहाज से बड़ा दिलचस्प रहा और बड़ा उलटफेर भरा रहा। हम आमतौर पर मानते हैं कि संकटों में सोना चमकता है, क्योंकि ये संकट का निवेश है। मंदी थी, पूरी दुनिया में महामारी थी, लेकिन उसके बाद भी पिछले साल सोने ने 4% गिरावट के साथ अपना साल खत्म किया दिसंबर में, जो कि उसके पिछले साल की तुलना में 4% कम था। और शायद उसकी वजह यह थी कि दो और एसेट क्लास थे,
एक स्टॉक मार्केट और एक बिटकॉइन, इन दोनों एसेट क्लास में बड़ा निवेश हुआ था और सस्ती पूंजी उपलब्ध थी। स्टॉक मार्केट्स में हमने तेजी देखी महामारी और मंदी के बाद और एक हिस्सा निवेश का क्रिप्टो में गया जिसके को लेकर बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज आज भी मौजूद हैं। लेकिन अब जब वास्तविक अर्थव्यवस्था की चुनौतियां वापस हमारे सामने आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दरें बढ़ने की तैयारी है, महंगाई यूरोप और अमेरिका में 20 साल 25 साल 30 साल के चरम पर है, तो सोना अपनी दूसरी पुरानी ताकत के साथ वापस लौटता दिख रहा है। कहा जाता है शुभम बाजारों में कि सोना इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सबसे बड़ी हेज होता है, सोना महंगाई से बचाता है। हालांकि पिछले साल सोने ने को रिटर्न में स्टॉक मार्केट ने बहुत पीछे छोड़ दिया था, यानी स्टॉक मार्केट से होने वाला जो पिछले साल का रिटर्न था वो सोने से कई गुना ज्यादा था। लेकिन अब जबकि स्टॉक मार्केट्स में वैल्यूएशन काफी ऊपर है, दुनिया के शेयर बाजार लड़खड़ा रहे हैं, नरम पड़ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, कर्ज महंगा होने की संभावनाएं हैं, तो वापस सोने की तरफ निवेश मुड़ने की संभावना है। और इसलिए ये अनुमान हमारे सामने आ रहे हैं कि भारत में 50 से 52 हज़ार रुपए प्रति तोला के आसपास सोने की कीमतें हो सकती हैं अगले 12 से 14 महीनों में, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की मांग दोबारा बढ़ सकती है। हमें ध्यान रखना होगा कि सोना बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध धातु है और इसकी खरीद केवल आम लोग इन्हीं सेंट्रल बैंक्स भी करते हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्राओं की कीमतों में उतार चढ़ाव आया तो सेंट्रल बैंक्स भी अपनी गोल्ड परचेज पॉलिसी को बदलेंगे और शायद वो भी सोने की खरीद शुरू करेंगे। ये भी एक संभावना है कि सोने की कीमतें बढ़ने के आकलन हमें उपलब्ध हो रहे हैं। यानी कि अगर आप खरीदेंगे, केंद्रीय बैंक खरीदेंगे, दुनिया भर में तमाम ऐसे संकेत बनेंगे तो सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अंशुमान जी ने अपने जवाब में एक बात बड़ी रोचक कही कि अब पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। अगली खबर आप सुनिए और आपको लगेगा कि ये कैसी बात है कि इस बात से बिल्कुल, इस वक्तव्य से बिल्कुल उल्टी दिशा में ही चीन चल पड़ा है। जी हाँ, अगली खबर है चीन से। चीन एक ऐसा देश जहां से गाहे बगाहे ऐसी खबरें आती रहती हैं जो दुनिया को चौंकाएं, हमें आपको चौंकाएं। इस समय भी वहां कुछ ऐसा हो रहा है। भाई हो ये रहा है कि जब अमेरिका से यूरोप तक सारे देश महंगाई में तप रहे हैं और ब्याज दरें बढ़ाने की सोच रहे हैं, तब चीन ने अपनी नीतिगत दरों में बदलाव किया है। सरल भाषा में समझें तो कर्ज और सस्ता कर दिया है। सर, ये चीन की उल्टी चाल क्या है? पूरी दुनिया, भारत, अमेरिका, यूरोप, आप कहीं देखिए, यूरोप में तो बल्कि शुरुआत हो गई, सब कर्ज महंगा कर रहे हैं, लोन महंगे कर रहे हैं, चीन ने घटा दिया। इस फैसले ने शुभम पूरी दुनिया के बैंकर्स को चौंका दिया। उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहले चीन ने क्या किया है हमें समझना जरूरी है, क्योंकि चीन का ब्याज दरों में कटौती करने का मतलब दो बड़े संकेत हैं। यदि आप कनाडा, चिली के किसी इलाके में बैठे हैं और चीन को कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि चीन की अर्थव्यवस्था में जो पिछली तिमाही में मंदी आई थी वो अगली तिमाही में और गहरा सकती है, और इसलिए चीन की सरकार मांग बढ़ाने के लिए उद्योगों को उत्पादन में सस्ता कर्ज देने की तरफ बढ़ रही है। और चीन की मंदी दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, पहली चीज ये। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये कि चीन जब ब्याज दर घटाता है तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारे उत्पादों की कीमतों पर पड़ता है और इससे चीन के उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। तो चीन ने किया क्या? चीन ने दोनों ब्याज दरें घटाई। चीन ने अपनी 5 साल की ब्याज दर भी घटाई और 1 साल की ब्याज दर भी घटाई। 5 साल की जो ब्याज दर थी उसमें करीब करीब 10 बेसिस पॉइंट की कमी की, 3.7% की। और यह अप्रैल 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब चीन ने अपनी 1 साल की ब्याज दर में कमी की है। 1 साल की ब्याज दर चीन में क्यों महत्वपूर्ण है शुभम? 1 साल की ब्याज दर इसलिए महत्वपूर्ण है, भारत से थोड़ा सा अलग है चीन का कर्ज बाजार। अमेरिका और यूरोप से भी थोड़ा अलग है चीन का कर्ज बाजार। चीन में 1 साल की जो ब्याज दर है वो उद्योगों की स्थायी बेंचमार्क दर है, यानी जो शॉर्ट टर्म लोन पूरे मार्केट में लिए जाते हैं, छोटी अवधि के कर्ज लिए जाते हैं, जो बिल्डर लेते हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपर लेते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लेती हैं, जो मिनरल कंपनियां लेती हैं, वो सब इस 1 साल की ब्याज दर के आधार पर अपने प्रोजेक्शंस करते हैं। और वहां 10% की कटौती इस बात का संकेत है कि चीन आगे भी ब्याज दरों में कमी कर सकता है और जो रोज चलने वाली आर्थिक मशीन है उसका पहिया कोविड के झटके से कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ चुका है और धीमा पड़ चुका है। दूसरी तरफ चीन ने 5 साल की ब्याज दर भी कम की है, जो इस बात का संकेत होती। 5 साल की ब्याज दर आमतौर पर चीन में हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन, इन पर लागू होती है। ये चीन की 2 बेंचमार्क दर हैं। 5 साल की जो ब्याज दर है उसमें चीन ने करीब करीब 5 बेसिस पॉइंट की कमी की है, यानी 4.65 से 4.6% किया है। ये इस बात का संकेत दे रहा है कि चीन के कंज्यूमर मार्केट में भी, उपभोक्ता मार्केट में भी सुस्ती आ रही है और इसलिए वहां डिमांड बढ़ाने के लिए, लोगों को सस्ते मकान खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए, लोगों को उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के लिए चीन ब्याज दरों में कमी कर रहा है, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा है।
भारत में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो रही हैं, इस बात का संकेत है। हमने कई सारे बैंकों में डिपॉजिटर्स बढ़ती देखी है। यूरोप और अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू हो रही। इससे फिर चीन दुनिया के बाजार में उथल पुथल मचाने वाला है। सर, इस फैसले का असर, क्योंकि चीन अकेला नहीं है, चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहते हैं, चीन हमारे लिए भी बना रहा है, दुनिया के कई मुल्कों के लिए बना रहा है। ब्याज दरें अगर वहाँ कम होंगी तो हमारी इकोनॉमीज, जैसे भारत जैसी इकोनॉमी जो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इंपोर्ट हैवी इकोनॉमी है, इन पर उसका क्या असर होगा? यही वो उथल पुथल है जिसका सवाल आप पूछ। उथल पुथल ये है कि चीन दो तरह से दुनिया में उत्पादों की लागत को प्रभावित करता है। एक तो अपने उत्पादन लागत को कम रखे, तो उत्पादन लागत आप कैसे किसी देश में कम रख सकते हैं? पूंजी की लागत कम कर दें, कैपिटल की कॉस्ट कम कर दें, और पावर और बाकी चीज़ों की, बिजली या बाकी चीज़ों की लागत कम कर दें। बिजली पर चीन में पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ हुआ है। चीन की बिजली कंपनियों पर दबाव था कि बिजली दरें बढ़ाई जाए, पर नहीं बढ़ाई गई। और दूसरा, चीन के पास एक और हथियार है जिसका इस्तेमाल अगले 6 महीनों में हमें दिखाई देगा, वो होगा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना, जिसके जरिए चीन अपने निर्यातों को दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। अब अगर आप भारत के नजरिए से देखें और भारत के दिल्ली के सदर बाजार में या मुंबई के मनीष मार्केट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति और वो चीन से इंपोर्ट करना चाहता है, तो भारत में जहां उसके कारोबार की लागत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, कर्ज की दर बढ़ेगी, वहीं उसे चीन से मिलने वाला सामान और सस्ता मिलेगा, क्योंकि चीन की सरकार वहां कर्ज भी सस्ता कर रही है और थोड़े समय में हो सकता है युआन का थोड़ा अवमूल्यन भी करे, जिससे और ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और इसलिए हम ये चीज देख रहे हैं ध्यान से कि अमेरिका में निजाम बदल गया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप गए और जो बाइडेन आए, लेकिन अमेरिका ने चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों में अभी अपना जो हॉकिश, अपना जो आक्रामक स्टैंड है वो नहीं बदला है, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी सरप्राइज है ग्लोबल ट्रेड के लिए, बैंकिंग के लिए। तो चीन ने बिल्कुल उल्टी दिशा में चलते हुए दुनिया के बाजारों को इस बात के लिए तैयार रहने के लिए कहा है कि वो दुनिया से सस्ता सामान उत्पादित भी करेगा और दुनिया से सस्ता सामान बेचेगा भी, जो कि पूरी दुनिया में महंगाई के कारण लागत बढ़ने का दौर है। अब ये एक दिलचस्प पोजीशनिंग है, एक दिलचस्प बिसात है, जिस बिसात पर चीन का सस्ता माल आएगा और यूरोप, अमेरिका या भारत के उत्पादों की कीमत बढ़ी हुई दिखाई देगी। हमें इस पर करीब से नजर रहेगी और मनी सेंट्रल में आपको इस घटनाक्रम का क्या असर होने वाला है अगले 2-3 महीनों में हम उसको दिखाएंगे। पर ध्यान रखिएगा कि चीन में ब्याज दरों में कटौती का एक दौर अभी और भी आ सकता है। बिल्कुल, यानी कि मामला इतना सरल नहीं है, थोड़ा पेचीदा है। कहीं ब्याज दरें बढ़ रही हैं, कहीं घट रही हैं, लेकिन आपकी जेब और जिंदगी पर क्या असर होगा ये मनी 9 आपको अलग अलग प्रोग्राम्स में बताता रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं बजट सेंट्रल। बजट सेंट्रल में आप आज की उम्मीदों से रूबरू हों उससे पहले एक जरूरी सूचना। इतिहास के पन्नों से लेकर आए हैं हम आपके लिए एक अनोखा किस्सा। क्या आपको पता है आधुनिक बजट का जन्म एक बड़े स्टॉक घोटाले के बाद हुआ था, और यह स्टॉक घोटाला ऐसा था जिसमें न्यूटन को भी तगड़ा नुकसान हुआ था। जी हां, ये जो बजट है कि दूसरी किश्त मनी 9 पर आ गई है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है, अब इसको तत्काल देखिए। चलिए अब मिलिए कोलकाता के सुजीत से। जी, सुजीत का कैटरिंग का धंधा था जो कोविड में तबाह हो गया। सुजीत देश के बड़े वर्ग स्वरोजगारियों के प्रतिनिधि हैं। देखिए इतने बड़े बजट से कितना छोटा सा ख्वाब लिए बैठे हैं सुजीत। उत्तरी कोलकाता के एक हरहदा में सुजीत पॉल केटरिंग का काम करते हैं। साल 2005 में उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ फ्लेवर्स केटरर्स शुरू किया। शादी पार्टियों में खाना बनाते थे। उनकी पूरी टीम थी, इसलिए उनके साथ कई लोगों को रोजगार मिलता था। तीन 4 साल में काम जम गया और जिंदगी ठीक चलने लगी। सुजीत के निम्न मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में 3 सदस्य हैं। 2020 में कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ तो सब ठहर गया। सबसे बुरा हाल सुजीत जैसे स्वरोजगारियों का हुआ जो अपने ही काम से अपनी जीविका चलाते हैं। कोविड से पहले उन्हें हर महीने कम से कम 2 काम तो मिल ही जाते थे। उनकी टीम का खर्चा मजदूरी निकालकर हर महीने 40 से 50 हजार रुपए बच जाते थे। सुजीत की योजना थी कि अब अपना एक रेस्टोरेंट भी बनाएंगे, लेकिन अब पार्टियों पर पाबंदी है। सुजीत के ग्राहक मध्यवर्गीय हैं जिन पर कोविड का असर हुआ है और अब 2 महीने में एक बड़ा काम भी नहीं आता।
बचत खत्म हो गई। बड़े केटरर्स के यहाँ ठेके पर काम मिला नहीं तो सुजीत ने अपने इलाके में एक छोटा सा होम डिलीवरी नेटवर्क शुरू किया, लेकिन इससे महीने के 10,000 रुपए मिलने भी मुश्किल हैं। सुजीत जैसे बहुत से लोग जिनके पास नौकरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उम्मीदों और सपनों के साथ कारोबार का एक दांव खेला और स्वरोजगार से रोजगार देने वाले बन गए। कोविड ने उनका सब ध्वस्त कर दिया। स्वरोजगार का मतलब उन लोगों से है जो खुद से कोई कारोबार शुरू करते हैं। दिहाड़ी मजदूर, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली कोई महिला, LIC का कोई एजेंट या फिर सड़क रेहड़ी पटरी लगाने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे तमाम लोग स्वरोजगार के दायरे में आते हैं। सुजीत की ही तरह कोविड और लॉकडाउन की वजह से उन सब का धंधा न केवल मंदा हुआ, बल्कि ज्यादातर लोग अपने लोन चुकाने में भी नाकाम रहे हैं। पूंजी तो ज्यादातर की खत्म हो ही गई। सुजीत ने भी एक निजी ऋणदाता से 5 लाख रुपए का बिजनेस लोन भी ले रखा था। लोन की किश्तें चुकाने में नाकाम रहने के कारण उन्होंने अपनी कुछ बचत जमा कर लोन का भुगतान टलवाया। आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक गणना 2013-14 के अनुसार भारत में छोटे और मझौले उद्योगों में मध्यम इकाइयों की संख्या केवल 5,000 है। 72% इकाइयां केवल स्वरोजगार हैं या कि कोई काम न मिलने पर किए जाने वाले धंधे हैं जिसमें एक भी कर्मचारी नहीं है। 2016-17 में कुल रोजगारों में स्वरोजगार 13% था। यह अनुपात 2017-18 में 15% रहा और 2018-19 में 17%, 2019-20 में 19% था। 2016-17 में कुल स्वरोजगार 5.4 करोड़ और 2019-20 में 7.8 करोड़ पर था। लेकिन इस दौरान वेतन भोगियों का आंकड़ा 8.6 करोड़ पर स्थायी रहा। ये दिखाता है कि मालिक के अलावा ये स्वरोजगार अन्य रोजगार पैदा नहीं कर सके। केवल 4% स्वरोजगारी ऐसे हैं जो अन्य लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश में कुल रोजगाररत लोगों में से लगभग 25 करोड़ स्वरोजगारी हैं और स्वरोजगार अब भी रोजगार का प्रमुख स्रोत हैं। कुल कार्यबल का करीब 52% हिस्सा स्वरोजगारियों का है। 2021 के बजट में क्या मिला? भारत का बजट स्वरोजगारियों के लिए सीधे तौर पर कुछ नहीं करता। बीते बजट में रेहड़ी पटरी वालों को सस्ते कर्ज की योजना मिली थी, लेकिन सुजीत जैसे मझौले कारोबारी इसके पात्र नहीं बन सके। छोटे उद्योगों के लिए बनी स्कीमें जैसे क्रेडिट गारंटी का बहुत फायदा उन कारोबारियों को नहीं मिलता जिनके पास उत्पादन इकाइयां नहीं हैं। बीते एक दशक में ज्यादातर स्वरोजगारी सेवाओं में सक्रिय हुए हैं, उनके लिए सीधे मदद की कोई योजना नहीं है। इस तरह के ज्यादातर कारोबारी असंगठित और गैर पंजीकृत हैं। लोन और क्रेडिट गारंटी से सीमित मदद ही मिली। सरकार प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP जैसी योजना लेकर आई है, जिसके जरिए स्वरोजगारी लोगों के लिए लोन संबंधी सुविधाएं देती है, लेकिन कर्ज देना बैंकों के हाथ में है। NPA के दबाव के कारण स्वरोजगारियों को बैंक से कर्ज मिलने में हमेशा मुश्किल होती है, इसलिए उन्हें निजी महाजनों की शरण में जाना होता है। बस इतना सा ख्वाब है। सुजीत का ख्वाब बड़ा नहीं है, वो तो अब अपना कारोबार दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। उनको लगता है कि सरकार अगर सबको वित्तीय पैकेज देती है तो स्वरोजगारियों को क्यों नहीं? क्या उन्हें सस्ता कर्ज नहीं मिल सकता? कोई तो योजना बने जो उन जैसे करोड़ों को कोविड की मार से उबरने में मदद करे। सुजीत याद करते हैं कि उनके जैसे कई स्वरोजगारी काम बंद करके गांव चले गए और खेती या गांव में दुकान खोलकर जीविका चला रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बजटों के पास हर वर्ग के लिए व्यवस्था नहीं होती, इसलिए स्वरोजगारियों को मदद की योजना का काम राज्यों को संभालना चाहिए। राज्यों को केंद्र की मदद से ऐसी सीधी सहायता स्कीमों पर काम करना होगा जो सुजीत जैसों की जिंदगी पटरी पर ला सके। वो बाजार का बेहद जरूरी मध्य वर्ग है जो रोजगार जुटाते भी हैं और बांटते भी हैं। स्वरोजगारियों को आप किसी भी नज़रिए से देखिए, खपत के नज़रिए से देखिए, रोजगार के नज़रिए से देखिए, कारोबार के नज़रिए से देखिए, ये देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। अगर आप रोजगार के नज़रिए से देखिए, खपत के नज़रिए से देखिए। सर, मेरा सवाल सीधा है बिल्कुल कि ये स्वरोजगारी जब इतने महत्वपूर्ण हैं, भारत की टोटल वर्कफोर्स में कहते हैं कि 52% स्वरोजगारी हैं, तो इनके लिए सीधा सरकार में
क्यों नहीं सरकार कुछ देती बजट से? हाँ, और शुभम, स्वरोजगारियों को समझना बहुत ज़रूरी। भारतीय एम्प्लॉयमेंट का जो पूरा परिदृश्य है, रोजगारों का परिदृश्य है, जिस पर हमारी सरकारें कभी नीतिगत चर्चा नहीं करती, उसे समझना आवश्यक है। भारत में स्वरोजगारियों की सबसे बड़ी तादाद कृषि में है, जिन्हें हम 70% मानते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं, किसान। और इसके बाद अगर आप शहरों की तरफ जाएं तो 52 से 56% ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और आप ये मानेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े आते हैं, जो आंकड़े अगर सरकार जारी करती है, अगर उन्हें आप गौर से देखें शुभम, तो आपको लगेगा कि स्वरोजगार एक किस्म का छद्म बेरोजगार है। बिल्कुल, एक किस्म का अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे स्वरोजगारी भारत में सबसे बड़ी संख्या में फूड प्रोसेसिंग में है, जिसका जिक्र अभी हमने सुजीत के जरिए बंगाल की स्टोरी के जरिए देखा। अब इनके यहाँ जो मीडियन इनकम है, जो PLFS सर्वे हमको बताता है, वो 2500 रुपये पर महीने के हिसाब से की है। मंथली जो इनकी जो मंथली मीडियम इनकम है, यानी इसमें 2500 रुपये के दायरे में आने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। और इसी तरह से स्वरोजगारी कहाँ है? स्वरोजगारी गार्बेज कलेक्टर स्वरोजगारी हैं, टेक्सटाइल गारमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे क्रिएटिव और प्रोग्रामिंग में काम करने वाले लोग स्वरोजगारी हैं। इन स्वरोजगारियों के बारे में देश को पता नहीं था जब तक कि कोविड नहीं आया। जब कोविड आया तब पता चला कि तो इतना बड़ा सर्विसेज सेक्टर है जो लोगों को रोजगार भी दे रहा है और कमा भी रहा है। फिलहाल सरकारें अभी सीधे इनकी तरफ देख नहीं पाई। हमने इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया है कि कौन सी स्कीम क्या करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास जब तक इन्हें अपना कारोबार दोबारा खड़ा करने की मदद नहीं मिलेगी और बैंक इनके लिए नए सिरे से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, भारत में बैंकों के पास सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को कर्ज देने की योजनाएं नहीं है। उनके पास ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो एक किसी रेहड़ी पटरी वाले को, एक दुकान पर काम करने वाले को, एक छोटा कैटरिंग बिजनेस चलाने वाले की मदद कर सकें। तब तक हम इनका रिवाइवल नहीं देख पाएंगे और इनका रिवाइवल ना होने के कारण हमें भारत के शहरी इलाकों में बेकारी की दर 8% और 9% के आसपास बढ़ती दिखाई दे रही है। एक सर सवाल मेरा ये था कि आपने कहा कि सस्ता कर्ज, अगर सस्ता कर्ज ही दरअसल इस मर्ज का इलाज है इसका, तो सस्ते कर्ज की तो स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना में कई तरीके की शिशु लोन, अलग अलग तरीके के लोन दिए गए। फिर सस्ते कर्ज की इतनी स्कीमें होने के बाद भी वो जमीन पर पहुंचती क्यों नहीं है, कागजों पे लिखी क्यों रह जाती हैं? सस्ते कर्ज की जितनी योजनाएं हैं शुभम, उसमें कुछ योजनाएं तो उद्योगों से उपलब्ध हैं, जिनका MSME के बारे में जिक्र किया है, MSME में नहीं आते। इसमें कुछ MSME में आते हैं, लेकिन बैंक इनके कारोबारी आकलन से, इनके प्रोजेक्शन से सहमत नहीं होते। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं या कोई प्रोडक्शन में चला जाता है स्वरोजगारी, तो उसे 45 से 50 दिन के क्रेडिट साइकिल में फंसना पड़ता है। वो माल बेचता है, 65 दिन बाद 60 दिन बाद तो उसका पैसा वापस पेमेंट वापस लौट कर आता है। यहाँ बैंक कहीं नहीं मिलता उसको, बैंक उसको कोई वर्किंग कैपिटल लोन नहीं देता। बैंक तो उसको कैपिटल गुड्स लगाने के लिए लोन दे सकता है, बैंक उसको फैक्ट्री में मशीन लगाने के लिए लोन दे सकता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि ये सारे लोग जो स्वरोजगार में हैं, इनके पास कोई कैपिटल एसेट नहीं है, ये मॉर्टगेज लायक कोई व्यवस्था नहीं रखते। ज्यादातर स्वरोजगारी क्या करते हैं, अपने घर की जमीनों को गिरवी रखकर कोई कारोबार या काम धंधा शुरू करते हैं। इसलिए आप ध्यान से देखें कि भारत के शहरों में स्वरोजगारी आमतौर पर निजी क्रेडिट के सहारे हैं। वो किसी निजी महाजन से क्रेडिट लेते हैं। थोड़ा बहुत कर्ज भी हाल में NBFCs के जरिए इनको दिया गया। जैसे आप ड्राइवर हैं और स्वरोजगारी होना चाहते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी कर आप चलाना चाहते हैं, तो आपको कोई बैंक लोन क्यों देगा? आपके पास मॉर्टगेज के लिए क्या है? तो आप किसी NBFCs के पास जाएंगे और NBFC आपको दोगुनी कीमत पर 7% की जगह 14% पर, 15% पर कर्ज देगी। तब आप अपनी कार खरीद कर ओला या उबर में जाकर अपनी टैक्सी इंक्लूड करा सकते हैं, चला सकते हैं। तो समस्या दो है। स्वरोजगारियों की जो मीडियन इनकम है, जो सरकार का सर्वे बताता है, वो 8,000 से 15,000 रुपए के आसपास है। मीडियन 2,500 है, मैक्सिमम 15,000 रुपए। इस इनकम पर कोई भी बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी इनकम ही नहीं है जिससे कि बैंक को एक गारंटी मिल सके कि वो रिटर्न हो सकेगा। इसलिए भारत की बैंकिंग को इस क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए नए सिरे से सोचना पड़ेगा और कुछ नए तरीके के इनोवेटिव क्रेडिट प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो इन स्वरोजगारियों की मदद कर सके। बिल्कुल, स्वरोजगारियों का अगर आप देखें ना तो आकार भी बहुत बड़ा है। आटा चक्की लगाने वाला वो भी स्वरोजगारी है और ई-रिक्शा चलाने वाला वो भी स्वरोजगारी है। आप अपने घर से अगर निकलें और आपको अलग अलग काम करते, अगर कोई बढ़ई दिखता है, अगर कोई कलर करने वाला दिखता है, कोई हड्डा लगाए जरी करने वाला दिखता है, ये सब स्वरोजगारी हैं। दरअसल सर ये आपने बताया क्रेडिट के हिसाब से, मैं अगर इनको इकोनॉमी में इनका महत्व देखना चाहूँ कंजम्पशन साइड से, सो ये इकोनॉमी के लिए कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं? अगर इनके हाथ में सरकार कुछ देती है, अगर इनको कुछ देती है,
तो वो जो खपत का पहिया है उसमें ये कितनी रफ्तार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पीएलएफएस का सर्वे मेरे सामने खुला हुआ है, ये बताता है कि केवल 10% सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों ने, केवल 10% स्वरोजगारियों ने 20,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा की इनकम कोट की है सर्वे में। केवल 10% ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जिनकी महीने की इनकम 20,000 रुपए से ज्यादा है, और केवल 1% सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों ने 50,000 रुपए से ऊपर की इनकम कोट की। और इसीलिए जैसे हमने शुरुआत में कहा था ना कि स्वरोजगार एक किस्म का छद्म बेरोजगारी है और बेकारी है। जो 20,000 रुपए प्रति महीने की इनकम कर रहा है वो सर्वाइव कर रहा है, वो कंजम्पशन के किसी प्रोफाइल में कैसे शामिल हो सकता है, उससे आप एक कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत के स्टार्टअप्स की सर्विसेज ले सकेगा, वो अपनी जिंदगी के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा सामान खरीद सकेगा। तो ये वो बेस है जो बेस एस्पिरेशन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा है, पर इनकम के हिसाब से बहुत छोटा है। और इसलिए जब तक इनकी आय नहीं बढ़ेगी तब तक भारत का कंज्यूमर मार्केट, उपभोक्ता बाजार जो 11-12 करोड़ उपभोक्ताओं पर सीमित है, वो बड़ा नहीं हो पाएगा। उसे बढ़ाने के लिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो 20,000 रुपए महीने कमाते हैं, ऐसे 2 से 3 करोड़ लोगों को हर साल भारत के उपभोक्ता क्रम में जोड़ना पड़ेगा जो 50,000 रुपए, 45,000 रुपए महीने की इनकम रखने वाले हैं। तब आप इन HUL और नेस्ले और इन जैसी कंपनियों के लिए बाजार बढ़ता हुआ देख पाएंगे, और तब आप ये देख पाएंगे कि शेयर बाजार में आपका निवेश वास्तव में आपको रिटर्न देगा कि नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल। यानी कि बजट से सीधी उम्मीद ये है कि बहुत स्कीमें ना हो जो आसपास से छू के गुजरती हों, बड़े नंबर ना दिखें, बड़े घोषणाएं ना दिखें, कुछ सीधा ऐसा हो जो इन स्वरोजगारियों के हाथ में पैसा पहुंचाए, जिससे ये अपना रोजगार खड़ा कर पाएं, अपने साथ 1-2 लोगों को रोजगार दे पाएं, और जो कंजम्पशन है उसमें बड़ी भूमिका निभा पाएं, जो हम सबके लिए दरअसल अच्छा है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं विक्रम बेताल से, जो बजट का एक नया अध्याय समझा रहे हैं। विक्रम चाय सुड़क रहा था। आज बेताल की तरफ जाने का मन नहीं था उसका। उधर पेड़ पर टंगा प्रेत दूर से इशारे कर रहा था, विक्रम तुझे आना होगा। विक्रम पेड़ के पास पहुंचा तो बेताल फिर लद लिया। नॉर्थ ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए विक्रम के कदम आज कुछ ठिठके से थे। क्या हुआ राजा बाबू, कैसे बुझे? बेताल, बड़ा नुकसान हो गया भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या सच में तूने बजट समझ लिया? ऐसी बातें तो बजट समझने वाले ही करते हैं। बेताल दद्दा क्या ही बताएं, 4-5 साल पहले तक बैंक में FD पर अच्छा ब्याज मिल जाता था। कल पासबुक अपडेट कराई तो टैक्स काटकर कुछ हाथ ही नहीं आया। ये तो ठीक नहीं हुआ सम्राट। और इतनी महंगाई में बचत पर भी नुकसान। तेरा बजट कुछ नहीं करता इस मामले में। करता तो है, बचत पर ब्याज कम करता है और महंगाई बढ़ाता है। अब बूढ़ा ज्यादा खिलखिलाओ मत, वैसे ही लगी पड़ी है। यार विक्रम, सरकार जब सबसे ज्यादा कर्ज लेगी तो महंगा ब्याज क्यों देगी, ये बता। मैं कुछ समझा नहीं। अरे सरकार को बैंक ही कर्ज देते हैं ना, बैंकों में हमारी बचत है, वही कर्ज बनकर सरकार के पास आती है। रिजर्व बैंक ब्याज दर कम करता है ताकि सरकार को कर्ज सस्ता मिले, और इसके बदले तेरी बचत पर रिटर्न घटा देते हैं। ताऊ, आज तूने बताया ये रहस्य कि सरकार का घाटा कितना भारी है। मेरी सोहबत में रहा तो तुझे बजट से महंगाई का रिश्ता भी बता दूंगा भाई। अब तू कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहा बेताल? अरे मेरी छोड़, मैं तो उड़ता ही रहता हूँ बेटे, लेकिन जब सरकार को ज्यादा कर्ज चाहिए तो रिजर्व बैंक ज्यादा करेंसी जारी करता है, और बाजार में सामान कम, रुपया ज्यादा, तो बड़ी महंगाई। ताऊ, आज मैं मान गया, तू सचमुच ही पुराना प्रेत है। अच्छा, तो अगर ब्याज दर बढ़ी तो सरकार का कर्ज महंगा हो जाएगा और फिर कर्ज लेगी सरकार, यही ना? तो क्या यही सब चलता रहेगा? बस ले आया तू बेसिर पैर का सवाल और मैं चला। मनी सेंट्रल के साथ साथ आप ये बेताल पचीसी, बजट की बस इतना सा ख्वाब है कि ये पूरी सीरीज आप हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं अलग से। तो ये था आज का मनी सेंट्रल। अगली किस्त लेकर सोमवार को मैं और अंशुमान जी फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार आपसे मुलाकात होगी इकोनॉमिकम में। सर, इकोनॉमिकम पे कुछ पर्दा हटाएंगे क्या? इस बार लेकर आ रहे हैं रविवार को आप? इस बार के इकोनॉमिकम और अर्थात में हम 2 दिलचस्प चीज़ों पर बात करेंगे। हम आपको एक ऐसे आंकड़े का रहस्य बताएंगे जो जीडीपी के भीतर छुपा होता है और जिस पर चर्चा नहीं होती आमतौर पर, बल्कि वो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिससे हमें जान पाते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में आने वाले 6 महीने 8 महीने में क्या होने वाला है। अगर आपने इस आंकड़े के बारे में कभी नहीं सुना है तो इस बार का अर्थात और इकोनॉमिकम जरूर देखिए। और इसके साथ हम आपको किस्सों का एक सिक्का दिखाएंगे, जो सिक्का आपको ये बताएगा कि दुनिया में बेरोजगारी
बेरोजगारी और रोजगार और काम करने वालों की कमी का क्या रिश्ता है और महामारियां इसे कैसे बदलती हैं। और इसके साथ एक और दिलचस्प बात कि बाजार में ट्रेडिंग अच्छी है या निवेश, हम इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, तो इकोनॉमिकम भी इस बार पूरा फुली पैक्ड है, बहुत सारी चीजें लेकर मैं और अंशुमान जी संडे को आपके पास आते हैं। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है